पाकिस्तान और दुनिया भर में सच न्यूज़ के लाखों नाजरीन को सलाम। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवाद फैसल, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ENT के, जिसे हम उर्फ़ आम में नाक कान गले के स्पेशलिस्ट के नाम से जानते हैं, पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। इनसे हम आज के कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक नहीं है, बल्कि नाक कान गले से मुतल्लिक जो काफ़ी आम बीमारियाँ होती हैं, आम सवालात होते हैं, उनके ऊपर आज का हम प्रोग्राम रखेंगे। सर, सबसे पहले तो जिस तरह मौसम गर्मा चल रहा है, बहुत पीक के ऊपर चल रहा है इस दफ़ा, तो रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। अक्सर लोगों में ये अभाम पाया जाता है कि गर्मियों में ठंडा पानी या खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे गला ख़राब हो जाता है। इस मिथ में कोई सच्चाई है या वाकई इस तरह हो जाता है सर? एक बात तो ये है कि क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए और गर्मी को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। प्यास जो है एक बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूब से नहीं बुझती है, उसके लिए उसके मीडियम कोल्ड उसका होना लाजमी है। और जहाँ तक गला ख़राब करने की बात है, इसमें हकीकत है कि बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर ठंडा हो और या बहुत ज़्यादा तुर्स चीज़ें, तो ये तमाम चीज़ें जो गले की झिल्ली है ऊपर, म्यूकोज़ा जिसे हम बोलते हैं, ये इसको इरिटेट करती हैं और इसको नुकसान पहुंचाती हैं। और जो झिल्ली है ये एक जो है नेचुरल बैरियर है जो कि बैक्टीरियाज़ को और जर्म्स को हमारे जिस्म के अंदर दाखिले के लिए रोकता है। तो बहुत ज़्यादा जब हम ठंडा या बहुत खट्टी चीज़ खाएंगे तो इससे वाकई इरिटेशन भी होगी, हमारा वक्ती तौर पे क़ुव्वत मुदाफ़त में भी फ़र्क पड़ता है और गला ख़राब हो सकता है। तो लिहाजा जो एक्सट्रीम टेम्परेचर की चीज़ें हैं या एक्सट्रीम खट्टी चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग तो बर्फ़ खाना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो बर्फ़ को कूट कर तो बहुत ही ठंडा यख पानी पी रहे होते हैं। तो उनके लिए नाज़रीन डॉक्टर साहब ने जिस तरह एडवाइस किया कि उसको बहुत ज़्यादा ठंडा यख भी नहीं होना चाहिए, और नॉर्मल तो खैर इंसान गर्मियों में पीता भी नहीं है, तो मॉडरेटली ठंडा, जिस तरह सर पुराने वक्तों में घड़े हुआ करते थे तो बड़ा उसका एक अच्छा ठंडा सा पानी होता था, ना गर्म होता था ना बहुत यख होता था। तो उसमें इतदाल नाजरीन ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब इस तरह कह रहे हैं कि बहुत खट्टी चीज़ें और बहुत ठंडी चीज़ें वो आपके गले की झिल्ली को जो है वो इरिटेट करती हैं और फिर गला ख़राब होने का इंसिडेंस उसमें बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा सर, एक और बड़ा हमारा कॉमन जो ऑपरेशन टॉन्सिलेक्टमी जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हमारे नाजरीन कहते हैं, तो इसके बारे में बताइएगा कि ये टॉन्सिल होता कहाँ पर है, इसका काम क्या होता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये टॉन्सिल का ऑपरेशन अगर डॉक्टर साहब ने ENT सर्जन ने एडवाइस की है तो इससे कोई क़ुव्वत मुदाफ़ियत या बीमारियों में लड़ने की जो सलाहियत है वो शायद कम हो जाती है। इस सब हमको दूर करें सर। जी, ये बड़ा रोज़मर्रा के जो हमारे पास मरीज़ आते हैं उनके ये रोज़ाना के क्वेश्चन होते हैं। तो मैं अपने मरीज़ों को बताना चाहूँगा कि टॉन्सिल्स सबसे पहले ये वाकई ही क़ुव्वत मुदाफ़त का एक एलिमेंट है। ये लिम्फेटिक टिश्यू है जो कि गले में दोनों साइडों पे मौजूद होते हैं और इनका काम T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट बनाना है। ये लिम्फोसाइट वो आपके जिस्म में खून में वो क़ुव्वत मुदाफ़त वाले खली हैं। लेकिन याद रहे कि सिर्फ जो टॉन्सिल्स इज़ नॉट दी ओनली टिशू जो कि जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त में आपको मदद दे रहा है। इसके अलावा नाक के पीछे एडेनॉइड्स होते हैं, ज़ुबान के नीचे सबलिंगुअल जो है ग्लैंड होते हैं, ये क़ुव्वत मुदाफ़त बनाते हैं। जिस्म में थाइमस ग्लैंड है, जिस्म में सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं, स्प्लीन है, लिवर है, बोन मैरो है। तो ये सारी चीज़ें क़ुव्वत मुदाफ़त बना रही होती हैं। अमूमन तौर पे हम 5 साल की उम्र तक अवॉइड करते हैं कि इनकी सर्जरी ना की जाए, और 5 साल से कम उम्र तक 5 साल की उम्र तक अवॉइड की जाती है अमूमन। रीज़न ये होता है कि उस वक्त तक जो है आपके वैक्सीनेशन हो रही होती है, जो वैक्सीनेशन के फाइनल बूस्टर वो 5 साल की उम्र में लगते हैं। तो वैक्सीनेशन पहले हो जाए, ये बड़ा एक लाजमी जो है एक जज्व है। और जो आदमी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जितनी भी होती है वो ले चुका होता है 5 साल की उम्र तक, तो तब तक तो हम कोशिश करते हैं कि जो है टॉन्सिल्स का ऑपरेशन ना किया जाए, लेकिन इसके बाद ये सेफली किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो टॉन्सिल्स जो नुकसान पहुंचा रहे हैं जिस्म में, अमूमन इनको बॉडी गार्ड या सेफ गार्ड बोला जाता है जिस्म का। ये समझ लें कि सरहद पे खड़ी हुई वो चौकी है जिसमें आप दुश्मन
पे नज़र रखते हैं और दुश्मन पे फायर करते हैं बवक्त ज़रूरत। लेकिन जब बैक्टीरिया यहाँ पे आके परमानेंट बैठ जाएंगे, यानी कि वो ये वो चौकियाँ बन जाए जिसमें दुश्मन ने कब्जा कर लिया है, फिर हमारे किसी काम की नहीं है, आप पे फायरिंग कर रहे हैं तो वो आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान दे रहे हैं, तो फिर ऐसे में उनको निकाल देना लाजमी है। तो बहुत बड़ा साइज़ हो जाए या क्रॉनिक डिजीज़ इतनी रिकरेंट हो जाए कि वो नुकसान देनी पड़े, तो उस टॉन्सिल को निकाला जा सकता है और 5 साल से कम उम्र में भी निकाला जा सकता है। लाजमी नहीं है कि ये 5 साल कम से कम हो जाए, लेकिन यूजली वी टेंड टू अवॉइड द सर्जरी टिल 5 years ऑफ एज। अच्छा सर, इसमें अलामात क्या होती हैं मरीज़ में? मतलब एक आम शख्स है, उसका बच्चा है छोटा 5-6 साल का, तो कोई चीदा जो अलामात नाज़रीन से शेयर कीजिएगा जिनसे उनको सोचना चाहिए कि टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। एक तो जो है, और ENT के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक तो ये है कि रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सोर थ्रोट, बार बार गला ख़राब होना, ऐसा गला ख़राब होना जिसमें आपके बच्चे को स्कूल से छुट्टी करनी पड़े या वो इस काबिल ना हो कि वो अपने डेली रूटीन के काम कर सके। तो अगर साल में 5 से 7 मरतबा ऐसा हमला होता है पहले साल में, तो ये एक ऑपरेशन की इंडिकेशन है। अलामात जहाँ तक है कि अगर छोटे बच्चे हैं खसूसन, तो अगर वो ओपन माउथ ब्रीदर है, मुँह खोल के सांस लेते हैं, उल्टा सोते हैं, खराटे लेते हैं रात सोते वक्त, तो इसका मतलब है उनके नाक के पीछे एडेनोइड्स हैं जो कि काफ़ी बड़े साइज़ के हैं और उनके वो सांस के रास्ते में मसला कर रहे हैं, तो उसकी वजह से गले में रेशा केरा गिरेगा तो टॉन्सिल्स ख़राब हो जाएंगे। और वही रेशा केरा अगर कानों की एक अंदरूनी ट्यूब्स होती हैं जो नाक और गले के जोड़ में खुलती हैं, इनको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, अगर उन ट्यूब्स में ये रेशा पड़ जाए तो बच्चों को कान का दर्द या समात में परेशानी भी हो सकती है। तो अगर आपका बच्चा मुंह खोल के सोता है, उल्टा सोता है, खराटे लेता है, बार बार गले ख़राब होते हैं और ऊंचा भी साथ में सुनता है या कान की दर्द की शिकायत करता है, तो इसका मतलब है इसको एडिनोटॉन्सिलाइटिस हो रहे हैं। तो आपको फौरी तौर पे अपने करीबी ENT सर्जन को मिलने की ज़रूरत है ताकि वो इसका इलाज कर सके। अच्छा सर, ज़ुकाम हमारा एक रोज़मर्रा की बीमारी होती है, बड़ी आम सी बीमारी होती है। एलर्जिक रेनाइटिस भी जिसे हम कह देते हैं कि एलर्जी की वजह से भी ज़ुकाम हो जाता है, ठंड की वजह से भी। तो इसमें नाक बह रही होती है ज़ुकाम में, कानों में क्यों दर्द होना शुरू हो जाता है सर? जी, अभी मैंने आपको बताया कि कानों की एक अंदरूनी ट्यूब्स होती हैं, यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि हमारे नाक और गले के जोड़ में खुलती है। जब रेशा एलर्जी की वजह से, एडेनोइड्स की वजह से, नाक टेढ़े होने की वजह से, DNS बोलते हैं, या नाक के बीच में गदूद जिसे पोलिप बोलते हैं, इन किसी भी वजह से रेशा केरा गले में जो गिरता है वो जो है रेशा आपको ट्रैवल कर सकता है यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू और आपके पर्दे के पीछे रेशा पड़ सकता है और यही बाद में बहते हुए कान वाली बीमारी कर सकता है। ये वही ट्यूब है जी जो हम कई मरतबा मरीज से वापस ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ब्लॉकेज हो जाती है, कान ब्लॉक हो जाते हैं, एकदम खुलते हैं कान, फिर जैसे खुलते हैं और बंद हो जाता है। और इनको जहाज़ों में भी जहाँ पर प्रेशराइज्ड कैबिन नहीं होता है एयरक्राफ्ट में, उसमें भी सर ये देखने में आया। बिल्कुल ऐसे है कि फ़्लाइट के दौरान भी अगर आप टेक ऑफ करते वक्त और लैंडिंग करते वक्त कान बंद हो सकते हैं और इसको खोलने का तरीका भी ये है कि या तो आप च्युइंगम चबाएं या आप घूंट भरने से आप क्या करते हैं, वो एक प्रेशर डेवलप करते हैं गले के अंदर ही जो इन ट्यूब्स को खोलता है। नाज़रीन, डॉक्टर जवाद से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, जारी रहेगी। वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर जवाद, अक्सर देखने में आया है कि कुछ जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चे के बहरेपन का कुछ आइडिया नहीं हो रहा होता। बच्चे में बहरापन होता है किसी भी वजह से, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा होता कि ये इस स्टेट से गुजर रहा है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि बच्चे की कुव्वत समात जो है वो कब उसको चेक करवाना चाहिए? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल किया। हमारे यहाँ जो बहरेपन के स्टैट्स हैं वो नबीनापन से ज़्यादा है। और समहाउ पाकिस्तानी कम्युनिटी में इस चीज़ को चेक करने का बहुत कम रुझान है।
हमारे यहाँ ये सेंसिटाइज ही नहीं है कौम कि इस पे तवज्जो दे सके। उल्टा ये कि जिन बच्चों के वालिदैन को बताया जाता है कि आपका बच्चा ऊंचा सुनता है, वो इस हकीकत को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे दो बातें, एक चीज़ तो कंप्लीट बहरा होना जिसमें आप बिल्कुल सुनते ही नहीं हो, और एक ऊंचा सुनना। तो जो है जो बच्चे अगर 3 साल के बाद बोलना शुरू नहीं करते तो जो है ना पेरेंट्स को सोचना और समझना चाहिए कि इनको कोई हेयरिंग में इशू है। जब हम लोगों को कहते हैं कि आप इनका हेयरिंग चेक कराएं तो वो हमें अमूमन कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा तो सुनता है, ये देखें जी हम आवाज़ दे रहे हैं, ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। मैं यहाँ पे उन लोगों को बताता हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि आपका बच्चा बिल्कुल ही बहरा है। ऊंचा सुनना एक भी हो सकता है जिसकी वजह से इसकी स्पीच डेवलपमेंट जो है वो डिले हो रही है। और स्पीच डेवलपमेंट सर, जिससे आपने फरमाया कि 3 साल तक अगर वो बोल नहीं पा रहा, इट मीन्स कि वो सुन ही प्रॉपर नहीं रहा, उसी से उसने सीखना है। जब वो प्रॉपर नहीं सुनेगा वो तो प्रॉपर बोलेगा नहीं। दिमाग में हमारे यहाँ एक स्पीच एरिया होता है और एक हेयरिंग एरिया होता है। हेयरिंग एरिया को तो कोक्लियर इम्प्लांट आपने सुना है कि ऑपरेशन करके आप रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्पीच एरिया जो कि 7 साल तक इस्तेमाल ना हो वो डीजनरेट कर जाता है टोटली, और उसके बाद कोक्लियर इम्प्लांट का फ़ायदा भी नहीं होता है। तो लिहाजा जिन बच्चों के वालिदैन मुझे सुन रहे हैं और कि उनके बच्चे नहीं सुनते, 5 साल की उम्र से पहले कोक्लियर इम्प्लांट बेस्ट रिज़ल्ट देता है। 5 साल के बाद 7 साल तक की उम्र तक कोक्लियर इम्प्लांट हो सकता है उन बच्चों का जिन्होंने स्पीच नहीं सीखी है। कुछ ऐसे भी जो है वो बच्चे होते हैं जो बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में किसी बीमारी या किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट की वजह से उनकी समात में असर पड़ता है, कई भी एक्सीडेंट की वजह से समात में असर पड़ता है और वो सुनने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की सर्जरी या कोक्लियर इम्प्लांट जो है पोस्ट लिंगुअल जो बच्चे होते हैं वो 7 साल की उम्र के बाद भी किया जा सकता है। तो जो बच्चे, मैं आपको बताऊं कि जो हेयरिंग की स्क्रीनिंग है वेस्टर्न वर्ल्ड में तो पैदाइश से पहले भी एंटीनेटल भी काउंसलिंग शुरू हो जाती है, और जीन में जिन बच्चों के वालिदैन में कोई बीमारी कर सकते हैं जी पहले से तयन कर सकते हैं कि जिन बच्चों के वालिदैन में इनके इनहेरिटेंस की लाइन में कोई ऐसी डिज़ीज़ आ रही होती है, वो वैसे तो प्रीनेटल भी जो है उसका एंटीनेटल में भी चेकअप हो सकता है, लेकिन पैदाइश के फ़ौरन बाद जो है पहले महीने के बाद 6 माह तक इन बच्चों का ASSR या ऑटोएकोस्टिक एमिशन हो सकता है। बेहतरीन चेक है कि ऑटोएकोस्टिक एमिशन के ज़रिए करवा लें। 6 माह से लेके 2 साल तक के बच्चों का ASSR करवा लें। 2 साल से जो है 4 साल तक के बच्चों का जो है वो ABR या बहरा हो सकता है। 4 साल के बाद प्लेइंग ऑडियोमेट्री हो सकती है, और उसके बाद जो बच्चा बड़ा होता है वो समझता जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है मैं एडवोकेट करूँगा कि ऑटोएकोस्टिक एमिशन जो है हमारे ख़ुसूसी तौर पे जो LHVs हैं और हमारी जो गायनी की डॉक्टर्स हैं वो इस बात को प्रोपागेट करें और प्रमोट करें कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इसी तरह एक आइडिया ये भी है कि जो बच्चे पैदाइश के फ़ौरन बाद वैक्सीनेशन सेंटर जाते हैं वहाँ पे इनकी एडवोकेसी की जाए इनके वालिदैन की, ताकि हेयरिंग की स्क्रीनिंग की जा सके। अर्ली स्क्रीनिंग में अर्ली रिहेबिलिटेशन हो सकती है और वही बच्चा जो है वो आप माशरे पे बोझ बनने से बच सकता है। अब ये सर जितने आपने टेस्ट यहाँ पर हमारे साथ शेयर किए कि मुख्तलिफ एज ब्रैकेट के लिहाज से 6 माह से 1 साल तक ये वाला, और उसके बाद ऊपर वाली एज पर हम ऑडियोमेट्री पे भी चले जाते हैं, तो ये नाज़रीन चूँकि ज़रा थोड़ा सा इतने मुतारिफ़ नहीं है इन टेस्टों से, उनकी नॉलेज के लिए ये भी फरमा दीजिएगा कि ये आम से टेस्ट होते हैं, आराम से हो जाते हैं, बहुत महंगे नहीं होते, इजीली अवेलेबल हैं? एक तो बिल्कुल ये वाकई बहुत महंगे टेस्ट नहीं है। इसमें जो ABR बहरा या ASSR है टेस्ट है, इसमें ख़ास चीज़ ये है कि ये बच्चे को सुला के की जाती है। ये नॉन इन्वेसिव होता है। बच्चे क्योंकि आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, बोलते नहीं है, समझते नहीं है, तो इनको सुला के जिस तरह ECG की जाती है ना जी, इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, उस तरह इलेक्ट्रोड्स लेके इनको एक साउंड प्रूफ रूम में बच्चे को सुला दिया जाता है और मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ पे आवाज़ के साथ इनकी दिमाग की हरकत को नोट किया जाता है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि बच्चा किस लेवल पे कितना सुनता है। अब इसमें सर एक और बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे करूँगा कि अक्सर देखा गया है
कुछ लोग माचिस की तीली निकालते हैं और कान की सफाई करना शुरू कर देते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे सर? कान की सफाई ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो किस तरह से करनी चाहिए? कान की सफाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और किसी सूरत भी नहीं करनी चाहिए, ना कॉटन बड से, ना जो है सर वाली पेन से, और ना माचिस की तीली से। इससे आप पर्दा फाड़ सकते हैं। और दूसरा ये कि जो मैल खुद ब खुद बाहर निकलनी थी उसको फर्दर आप अंदर पुश कर सकते हैं। इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती से कान के अंदर एक छोटे छोटे माइक्रो फिलामेंट्स के तौर पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जो कि परमानेंटली बीट आउट करते हैं। मैल नॉर्मली कान के अंदर बननी चाहिए, लाजमी बननी चाहिए। ये कान के पर्दे को लुब्रिकेट रखती है और इसके अलावा अगर कोई कीड़ा मकोड़ा चला जाए तो उसके लिए पॉइज़न भी होती है। लुब्रिकेशन का ये फ़ायदा होता है कि अगर कान का पर्दा लुब्रिकेट रहे तो वो नॉइज़ ट्रामा को बर्दाश्त कर सकता है। अगर कम्प्लीटली ड्राई हो तो नॉइज़ ट्रामा को बर्दाश्त नहीं करेगा और ये फट जाएगा। तो नेचुरली कान के अंदर मैल बननी चाहिए, ये मैल बनती भी है और ख़ुद ब खुद कान से बाहर निकलती भी है, जो कि अमूमन महसूस होता है कि बाहर आ गई है। थोड़ा सा एक चुटकुला मेरे जहन में आ रहा है कि जैसे एक ऐड आता है ना कि दाग तो अच्छे होते हैं, तो उसी तरह ये जो कान के पर्दे के ऊपर जो मैल है वो भी अच्छी होती है। मैल बिल्कुल अच्छी होती है जी। अब ये बहुत बड़ी मिथ है क्योंकि आम पब्लिक का तासुर सर ये है कि कानों में मैल जो है ना जनाब, ये इससे हमें सही सुनाई नहीं दे रहा। सर बिल्कुल बात ठीक है। जो लोग कॉटन बड ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके कानों में ज़्यादा मैल इकट्ठी होती है, वो ड्राई क्योंकि हो जाती है और आप अंदर इम्पैक्ट कर देते हैं। उसके लिए भी जो बेहतरीन तरीका आम बंदे का, जिसको नहीं पता, जिस बच्चे, और ख़ुसूसी तौर पे ये मैं बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों के कान बहते नहीं है, वो लोग जैतून के तेल जो आम घर में मौजूद होता है बग़ैर गर्म किए हुए रूम टेम्परेचर पे 2 कतरे अगर फोर्टनाइटली यानी कि हर 15 रोज़ के बाद कान में डाल ले और कान को 5-10 मिनट के लिए ऊंचा रख लें तो जो मैल अगर कान में हुई भी तो वो नरम होकर बाहर निकल आएगी। प्लीज़ कॉटन बड की हैबिट को छोड़ें, बल्कि घरों में कॉटन बड लेके आना ही छोड़ दें। आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जी वो हम बाहर के इस्तेमाल के लिए, बैरूनी इस्तेमाल, वाकई कॉटन बड जो है बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, जो कि बाहर का जो ईयर पिना है, बाहर का कान है, इसको सफाई करने के लिए इस्तेमाल के लिए की जाती है। लेकिन यही कॉटन बड जब घर में पड़ी होती है तो बच्चे देख के कान के अंदर पॉप इन कर लेते हैं और अपना पर्दा फाड़ लेते हैं। तो बराए मेहरबानी कॉटन बड मत ख़रीदें, और अगर ख़रीदनी है तो अपने बाथरूम में किसी ऊंचे मकाम पर रखें जो बच्चों के पहुँच से दूर रहे। अच्छा सर, ये वैक्स इन द ईयर, ये भी एक चीज़ होती है कि कुछ लोगों के उस पर वैक्स अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा जम जाती हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है, उसमें भी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है कोई ड्रॉप्स डालकर, या उसके लिए भी? देखिए जी, वैक्स वही बात है, मैल इकट्ठे और जमा होने की बात है। जिस तरह मुख्तलिफ बंदों को पसीना एक नेचुरल फिनोमिना है, किसी को कम आता है किसी को ज़्यादा आता है, इसी तरह भी मैल जो है किसी को कम बनती है किसी को ज़्यादा बनती है। तो जिन लोगों को मैल बहुत ज़्यादा बनती है उनको रूटीन में कोशिश करें कि जैतून का कतरा डालें, वो कट्ठी ना हो, और अगर कट्ठी हो जाए तो उनको ENT सर्जन, जो क्वालिफाइड ENT सर्जन है, उनके पास जाके निकलवाएं। क्योंकि अगर आप नॉन क्वालिफाइड पर्सनस के पास चले जाएंगे, आपने देखा है हमारे यहाँ सड़कों के किनारे पे रोड साइड डॉक्टर्स बैठे होते हैं, कान की सफाई कर रहे होते हैं और वैक्स भी बहुत ज़्यादा है। तो कान एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है। मैल के एन पीछे पर्दा है जी, पर्दा बहुत नाजुक होता है, उसके डैमेज होने का डर होता है और दोबारा उसका बनना थोड़ा मुश्किल है, और सर्जरीज़ ये भी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, माइक्रो सर्जरीज़ होती हैं। तो काइंडली इसको अवॉइड करें, इसका ख्याल रखें और इसको क्वालिफाइड ENT सर्जन से सफाई करने की ज़रूरत होती है। अच्छा सर, ये जो हम रूटीन में नहाते हैं उसमें भी ज़ाहिर बात है लोग शैम्पू करते हैं, बॉडी वॉश यूज़ करते हैं या साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो झाग बनती है वो भी थोड़ा बहुत तो मैल को मतलब डिज़ोल्व करके कर ही रही होती है। डॉक्टर साहब देखिए जी, कान को बाहर से धोने की ज़रूरत होती है, जो है ईयर के बाहर के पिन्ना के, कान को अंदर से धोने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस प्लीज़ छोड़ दें। क्यों होता है कि कई लोगों के मैल होती है, जब वो नहाते वक्त कान में पानी जाता है उससे वो मैल फूलती है, फूलने की वजह से कान भी दर्द करता है, और अगर वो उसकी फूलने की वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करे आपके कान के पर्दे के ऊपर, ईयर ड्रम के ऊपर, तो वो ईयर ड्रम से इन्फ्लेम भी हो सकता है, फट भी सकता है। तो लिहाजा ये एक गलत प्रैक्टिस है कि कान को नहाते वक्त अंदर से धोएं। तो ऐसे जो है ना एडवेंचर भी नहीं करने चाहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त तो है छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी तक की नाज़रीन जो हमारी गुफ्तगू हुई डॉक्टर जवाद फैसल से, वो हमारे गले के कुछ अमराज जिसमें टॉन्सिलाइटिस का जिक्र हुआ, उसके बाद कान भी हमने उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर ली। अब सर हमारी इस उसकी बारी है, नाक की बारी है। नाक की एलर्जी बड़ी एक कॉमन सी चीज़ आपकी प्रैक्टिस में आती होगी, वो क्या चीज़ होती है सर? अलामात क्या होती हैं, करना क्या चाहिए? एक तो नाक की एलर्जी पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में, लेकिन इस्लामाबाद को एक खसूसी तोहफ़ा है, एक एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर जी जी नेचर की तरफ से, क्योंकि हमारे यहाँ फ़िज़ा में एलर्जेंस की तादाद ज़्यादा है। तो एलर्जिक राइनाइटिस या नाक की एलर्जी के जो पेशेंट हैं हमें बहुत फ्रीक्वेंट देखने को मिलते हैं। होता यूँ है कि जो पेपरबरी है, जंगली तूत है या जंगली भंग है और मुख्तलिफ़ किस्म के पोलन्स हैं, ये क्योंकि प्रोटीन की बनी चीज़ है, तो प्रोटीन की कोई भी जो बनी हुई चीज़ है ये एलर्जन होती है। ये आपकी नाक की झिल्ली को इरिटेट करती है, जिसके नतीजे में नाक की झिल्ली सूज जाती है। नाक के अंदर मौजूद नॉर्मल गदूदें जो कि हमारे सांस को गर्म और मरतूब करने का काम करती है, वो इससे सूज जाती है, नाक ब्लॉक होती है। ब्लॉक होने की वजह से छींकें आती हैं जब, और दूसरा नाक ब्लॉक होने की वजह से हमारी जो पैरानेजल साइनसेस नाक के इर्द गिर्द खाली जगह है, यहाँ पे रेशा इकट्ठा हो जाता है। साइनोसाइटिस हो सकता है। साइनोसाइटिस जो है वो हेडेक दे सकता है आपको और दूसरी बीमारियां दे सकता है। तो ये बड़ी कमरसम पोजीशन होती है और लोग इसके लिए फिर एलर्जी भी हो रही है। एलर्जी को अगर टाइमली कंट्रोल नहीं करेंगे तो एस्मा में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसके लिए दवाई इस्तेमाल करें और कितने लंबा अरसा दवाई करें। दवाई अगर खा लें तो नींद आती है, दिन के वक्त काम नहीं कर सकते। तो एलर्जिक राइनाइटिस के जितने भी लोग हैं, मेरा उनके लिए मशवरा है कि एक तो नाक के अंदर जैतून का तेल या पेट्रोलियम जेली हर 3-4 घंटे बाद लगाएं। इसके लगाने से ये फ़ायदा होगा कि इनके नाक की झिल्ली के ऊपर एक आर्टिफिशियल बैरियर बन जाएगा, मास्किंग इफेक्ट देगा। तो ताकि वो जो चीज़ एलर्जी कॉज कर रही है वो डायरेक्ट उसको ना हिट करेगा। अगर तो जो भी एलर्जन है, वो बेशक धूल है, मिट्टी है, धुआं है, पोलन है, परफ्यूम है, तो जो भी चीज़ उनको एलर्जी कर रही है उनकी नाक की झिल्ली पे नहीं लगेगी, तो वो फ़ायदे में रहेंगे। एक तो ये इसकी प्रोटेक्शन है। दूसरी बात यह है कि जिस बंदे को एलर्जी होती है उसको मालूम होता है कि मुझे परफ्यूम तंग करती है, मुझे पेट्स तंग कर रहे हैं, मुझे जो कारपेट की डस्ट तंग कर रही है, क्या चीज़। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। तो लिहाजा धूल, मिट्टी, धुआं, परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, बॉडी स्प्रेज, परफ्यूम्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, पेट्स, कारपेट्स, ऑल दे शुड बी अवॉइडेड। और इनको अवॉइड करें। नाक के अंदर तेल वैसलीन लगाएं, मास्क का इस्तेमाल करें ख़ुसूसी तौर पे जब बाहर आप निकलते हैं, जब घर में सफाई होने लगती है, जब घर खाना पकने लगता है। तो इन चीज़ों का जो है वो आप प्रोटेक्शन के तौर पे इस्तेमाल करें। अपने करीबी ENT सर्जन के पास जाएं जो आपको नाक के स्प्रे देगा एंटी एलर्जी और इसकी ट्रीटमेंट देगा। तो आप एलर्जी को ख़त्म नहीं कर सकते, आप इसको दबा सकते हैं और आप इसको जो है ना एसिम्प्टोमेटिक बना सकते हैं। अच्छा सर, मर्द और औरत की आवाज़ में वेवलेंथ का फ़र्क होता है ना, डेसिबल्स की में अगर हम बात करें तो एक मर्द की और उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो कई दफ़ा देखा गया है कि नॉर्मल वॉइस होती है और अचानक ही वो चेंज हो जाती है। खातून बात कर रही है और आप फ़ोन सुन रहे हैं तो लगता है आगे से कोई साहब बात कर रहे हैं। तो उसकी क्या वजूहत होती हैं सर? जी, एक तो औरत और मर्द की क्योंकि साउंड बॉक्स है उसकी बनावट में फ़र्क है। आपने देखा होगा मर्दों की ये वाली हड्डी जो है एडम्स एप्पल, ये ज़्यादा तकोना होता है, बाहर निकला होता है और इसी की वजह से जो साउंड बॉक्स है इसमें जो आवाज़ों वाली तारें हैं मर्दों की क्योंकि लंबी होती हैं, इस वजह से मर्दों की आवाज़ भारी होती है, औरतों की ये शॉर्ट होती है तो इनकी आवाज़ थोड़ी श्रिल होती है। तो जब अमूमन जो आपने बात बोला है कि जब हॉकर्स जो है हमारे या एंकर पर्सन है या जिन लोगों को डिबेट करनी पड़ती है, टीचर है हमारे, कारी हजरात हैं, इनको जब वोकल कार्ड का अब्यूज़ करेंगे, इनको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये इनके वोकल कार्ड यानी आवाज़ों की तारें वो सूज जाती हैं और उनके सूजने की वजह से आवाज़ तब्दील हो जाती है। ये बात तो उस आवाज़ की तब्दीली की है कि जिसने फॉर एग्ज़ाम्पल वक्ती तौर पे हो गया, आपने आवाज़ ज़्यादा लगा दी, जलसे में कोई तकरीर कर दी, कोई गाना गा लिया, सियासतदान भी ऐड कर, जी सियासतदानों के साथ भी है, तो उनको ये हो सकती है। लेकिन जो आवाज़ की ख़राबी ट्रीटमेंट के 15 रोज़ के बाद भी ठीक ना हो, उसको लाजमी चेक करवाना चाहिए, क्योंकि
ये आवाज़ की तब्दीली खुदा न खास्ता साउंड बॉक्स के कैंसर की इब्तदाई अलामात के तौर पे भी हो सकती है। तो जो लोग पान, गुटखा, नस्वार, छालिया, सिगरेट यानी कि वो इस चीज़ का किसी भी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो जो लैरिंक्स है, जो साउंड बॉक्स है, इसका कैंसर डेवलप कर सकें। और इसमें जो सबसे इनिशियल सिम्टम है वो आवाज़ की तब्दीली का है। तो लिहाजा आवाज़ की तब्दीली को जो है सीरियस लें, उसका फौरी तौर पे इलाज करवाएं, और इलाज के बाद भी अगर वो 15 रोज़ ठीक नहीं होती तो फिर हेड एंड नेक सर्जन को मिलने की ज़रूरत है। अच्छा सर, अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इख्तितामिया की तरफ हम जा रहे हैं। तो एक बड़ा प्रैक्टिकल आपसे सवाल ज़रूरी है पूछना, क्योंकि कोविड से काफ़ी लोग रिकवर कर रहे हैं और हमने देखा है कि जो कोविड के मरीज़ हैं उनमें चखने की और सूंघने की जो हिस्स है वो मुतासिर हुई थी। अब वो लोग रिकवर कर रहे हैं, सेहतयाब हो रहे हैं, तो ये कब तक 100% ठीक हो जाएंगे लोग, और आया कि ठीक हो भी सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? अच्छा, ऐसा है कि कोविड जो है ये इसने क्योंकि एक वायरस था और ब्लड में क्योंकि वो जब दाखिल हो जाता है तो वो किसी भी जिस्म के हिस्से को इफेक्ट कर सकता है। हमने देखा है इसके साथ गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी आई हैं, इसके साथ लंग सिम्टम्स भी थी, इसके साथ गले की सिम्टम्स भी थी, हेडेक्स भी थी, इसी तरह लॉस ऑफ सेंस और लॉस ऑफ टेस्ट। तो क्योंकि ये वायरस था और उसने इन नर्व्स को मुतासर किया, डैमेज किया, जिसकी वजह से लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट होती है, तो उसको रीजनरेट होने में, डेवलप होने में टाइम लगता है। अमूमन जो लॉस ऑफ स्मेल है ये 6 माह में वापस आ जाती है, और टेस्ट जो है ये इसको टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसकी रिकवरी में 1 साल तक का ड्यूरेशन जो है वो टाइम लग सकता है। लेकिन 3 माह के अंदर अगर आपको स्मेल या टेस्ट डेवलप होना शुरू नहीं हुआ तो फिर आपको ENT सर्जन को मिलने की ज़रूरत है, जो कि इसका प्रॉपर इलाज करेंगे, जो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और अगेन 1 साल तक टेस्ट और 6 माह तक लॉस ऑफ स्मेल जो है ये स्टैंडर्ड टाइम है। इसके बियॉन्ड जाएंगे तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं चीज़ें। यानी कि 3 माह तक वो इंतज़ार कर लें, अगर ऑटोमेटिकली ठीक हो गया तो फ़ाइन। उस अदरवाइज़ जो ENT के डॉक्टर हजरात हैं, जिन्हें हम नाक कान गला के स्पेशलिस्ट कहते हैं, उनसे डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए ताकि इसका कोई परमानेंट क्योर हो सके जी। इसके साथ ही मैं डॉक्टर जवाद फैसल का बहुत मशकूर हूँ कि आज नाक कान गला के अमराज के ऊपर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, इन तीनों हिस्सों की मुख्तलिफ बीमारियों और कैफियत के ऊपर। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।